ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स आजकल हम लोग को पेशेंट्स में देखने को मिल रही है? कुदरत ने जो चीज़ बनाई है कि रात और दिन इसलिए बनाया है। लैपटॉप के सामने कोई अगर बैठ रहा है और उसका बॉडी पोस्चर बहुत अलग हो जाता है कि घंटों भर लैपटॉप के सामने बैठते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आईटी सेक्टर्स में होता है कोई भी, तो वो बॉडी पोस्चर कितना अफेक्ट करता है बैक पेन को? और वही पेशेंट जब ऑपरेशन के बाद अगले दिन से खड़ा होकर अपने पैरों से चलने लगता है, तो आप सोचिए कितना उसका हर एक पेशेंट का इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर कहीं पेन है तो इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड। अच्छा स्लीपिंग पोस्चर क्या होना चाहिए जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को और बैक में जो भी हमारे बोन्स होती हैं उनको एकदम स्ट्रेट या अच्छा रखे? जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी नसें सूख गई हैं, उनको कहीं पैरों में चोट लग जाए, पेन ही नहीं होता, घाव हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते। सिंपल एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द शिवम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पवार, एक हाईली एक्सपीरियंस सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनके पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी का 28 सालों का विशाल अनुभव है। डॉक्टर पवार नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज के स्पेशलिस्ट हैं और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के फील्ड में भी उनकी खास एक्सपर्टाइज है। उन्होंने यूरोप और यूएसए के प्रेस्टिजियस मेडिकल सेंटर से एडवांस ट्रेनिंग प्राप्त की है, जिससे उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनी प्रैक्टिस में शामिल किया है। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन, नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक सर्जरी के बेनिफिट्स और उन मिसकंसेप्शंस के बारे में जो अक्सर पेशेंट्स के मन में होते हैं। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड। और आज हम आपसे बात करेंगे ऑर्थोपेडिक हेल्थ, जॉइंट केयर और स्पेशली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आजकल यंग एज में जॉइंट्स पेन इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों है और इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? पहले तो शिवम धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए शिवम पॉडकास्ट शो पे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। ये मेरे लिए एक मौका है जब मैं अपनी बातें रख सकता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि आपने कहा कि जॉइंट पेन, जी। जॉइंट पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है इस धरती के ऊपर जिसको कभी ना कभी पूरी लाइफ में किसी जॉइंट में या बैक में पेन ना हुआ हो। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बढ़ रही हैं। उसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल। जी। तो किसी भी जॉइंट में पेन होता है, अगर वो सही समय पे सही तरीके से टैकल कर लिया जाए तो उसको वहीं उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। आपने जैसे जिक्र किया लाइफस्टाइल के बारे में, तो ये कौन सी लाइफस्टाइल की हैबिट्स हैं हमारे डेली रूटीन में जिसकी वजह से जॉइंट पेन बहुत कॉमन हो रहे हैं? लाइफस्टाइल जो इंक्लूड करता है, लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है कि आपका हेल्दी फूड हो, हम्म। 7 से 8 घंटे की स्लीप हो, रोज़ आपकी रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज हो। क्या आप समझते हैं कि ये सब चीज़ें हो पा रही? नहीं हो नहीं पा हो रही, पा रही हैं। नहीं हो पा रही। तो लाइफस्टाइल हमारी पुअर होती जा रही। जहाँ तक फूड की बात है, फास्ट फूड उसकी जगह लेता जा रहा है। और जहाँ तक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो मेरे शायद गुल होती जा रही है। और शायद कोई ही ऐसा इंसान होगा जो 7 से 8 घंटे सो पा रहा हो। हम्म। तो जो एक्सरसाइजेज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी कॉमन एक्सरसाइज है सबके लिए जो रोज़ अपनी डेली रूटीन में ऐड करें? सिंपल एक्सरसाइज, वॉकिंग। ओके। वॉकिंग बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छी है, आपके बैक के लिए अच्छी है। हम्म। और आप अगर थोड़ी उसके साथ योगा भी शिफ्ट कर लें, साथ साथ योगा भी कर लें, वो पूरी बॉडी के लिए अच्छी है। ओके। ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स आजकल हम लोग को पेशेंट्स में देखने को मिल रही है? बैक पेन, नी पेन दोनों बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बैक पेन तो यंग एज से शुरू हो जाता है, ओके। क्योंकि वही है कि एक्सरसाइज नहीं है, आपके पास विटामिन डी की कमी। आप हिंदुस्तान में देखिए 80% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट, हम्म। क्योंकि सब लोग सनलाइट को नहीं बैठ पाते। विटामिन डी की कमी को नेचुरल सोर्स से पूरी करने के लिए ईश्वर ने विटामिन डी फ्री कर दिया सनलाइट से। जी। लेकिन कितने लोग हैं रोज़ आधा घंटा सनलाइट में बैठ पाएंगे अपनी बॉडी को 1/3 अनकवर्ड करके? ये पॉसिबल नहीं है। हम्म। सबको अपना काम करना, सूरज निकलने से पहले घर से निकलना है, सूरज ढलने के बाद घर में घुसना है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? धूप में तो कोई बैठता ही नहीं आजकल। और जैसे
लैपटॉप के सामने कोई अगर बैठ रहा है और उसका बॉडी पोस्चर बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि घंटों भर लैपटॉप के सामने बैठते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आईटी सेक्टर्स में होता है कोई भी, तो वो बॉडी पोस्चर कितना अफेक्ट करता है बैक पेन को? बहुत अच्छा सवाल। जो सिटिंग वर्कर, चाहे लैपटॉप का काम हो, चाहे आपका टेबल वर्क हो, उन लोगों को जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती, सर्वाइकल पेन, बैक पेन। जी। तो उसको दूर करने के लिए मैं अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि अगर सर्वाइकल पेन और आँख की प्रॉब्लम जो होती है, उसको आई मसल्स, उसको अगर आपको अवॉइड करना, तो रूल ऑफ 20 होता है। रूल ऑफ 20 में क्या होता है कि आपको हर 20 मिनट बाद आपको 20 मीटर दूर 20 सेकंड के लिए देखना है और अपनी नेक को कम से कम 20 बार ऐसे स्ट्रेच करना है। ओके। और बैक पेन और नी पेन को अगर बैक पेन और नी पेन को अवॉइड करना है, तो हर आधे पौने घंटे बाद आपको 1-2 मिनट के उठ जाना है और हमेशा काम करते समय कमर लगा के बैठें। और आपने देखा होगा टेबल वर्क करना हो, एक स्लैंटिंग वो चेयर उसके ऊपर रहता है, टेबल के ऊपर 20-30 डिग्री, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए बैक पेन तो एक नॉर्मल बैक पेन ही है। अगर उसको स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम है या बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग डिफरेंट कैसे उसमें क्रिएट करेंगे कि ये स्लीप डिस्क है और ये बैक पेन है? देखिए, पेन तो नॉर्मल नहीं है, पेन तो हमेशा एबनॉर्मल है, अच्छा। चाहे वो किसी भी जगह। पेन इज़ द एबनॉर्मल फीलिंग। जी। अगर कहीं पेन है तो इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड, इन द सेंस कि भगवान ने अगर जिनको पेन ना होता, थिंक अबाउट दोज पीपल जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनकी नसें सूख गई हैं, उनको कहीं पैरों में चोट लग जाए, पेन ही नहीं होता, घाव हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते। लेकिन पेन अगर है किसी हिस्से में, तो वहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ इन्फ्लेमेशन है, गड़बड़ है। सो उसको नेचुरल वे में हील होने के लिए आपको उस पार्ट को, सबसे पहली चीज़ आप रेस्ट दीजिए। ओके। सबसे पहली चीज़ रेस्ट दीजिए, वहाँ पे आइस पैक कर लीजिएगा और 2-3 दिन में नेचुरली वो अपना आप हील हो जाएगा। नहीं हो तो आप पेन किलर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं उसके लिए, वो नेचुरल तरीका। आपने आइस पैक की बात करी, तो आइस पैक का कोई टाइम पीरियड है कि दिन में 2 बार 3 बार यूज़ करना है या इतने मिनट्स के लिए यूज़ करना है? हाँ, ये इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना। मरीज़ भी बहुत सारे हमारे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि कब आइस पैक करना चाहिए, कब हॉट पैक करना चाहिए, जी। गर्म सिकाई कब, ठंडी सिकाई कब। तो हमेशा जब पेन शुरू होता है, शुरू के 3 से 4 दिन आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए। तो उस वक्त वो इन्फ्लेमेटरी फेज़ रहती है, अंदर स्वेलिंग रहती है, तो आइस पैक से वो सबसाइड कर जाती है, जी। पेन कम जाए। तो अग एटलीस्ट 15-15 मिनट सुबह शाम भी कर लें, दिन में 4 बार भी कर लें, तो देयर इज़ नो हार्म। तो मिनिमम 2 बार तो करना चाहिए। मिनिमम 2 बार करना चाहिए। और यही फेज़ अगर 3-4 दिन पास हो जाती है, 4-5 दिन बाद आप उसमें हॉट पैक्स, गर्म सिकाई कर सकते हैं। ओके। तो उसमें उसका पर्पज़ ये होता है कि हम ये चाहेंगे वहाँ की वेस्कुलरिटी बढ़े, खून की सप्लाई बढ़े, तो जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है वो वॉश आउट हो जाए। ओके। क्या हमारे जो हम लोग रोज़ फुटवेयर्स पहनते हैं, उसकी वजह से भी हमें नी पेन का इशू आ सकता है? फुटवेयर की वजह से आप सिर्फ नी का नहीं सोचिए, फुटवेयर की वजह से फुट, एंकल, बैक, लोअर बैक, स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, ऊपर तक प्रॉब्लम आती है। ओके। अगर आपको फुटवेयर, नॉर्मल जो हाइट है फुटवेयर की, इट शुड नॉट बी मोर देन 3/4 इंच। 3/4 इंच से ज़्यादा फुटवेयर नहीं हो। जैसे आप 3/4 इंच के ऊपर जाएंगे तो आपके जो फुट हैं उसको भी एंगुलेट करना पड़ेगा। उसको कंपनसेट करने के लिए आपके एंकल को एंगुलेट करना पड़ेगा। उसको ऊपर कंपनसेट करने के लिए आपकी जो कमर का लॉर्डोसिस है वो कर्व इंक्रीज हो जाए। जैसे आपने फीमेल्स में देखा होगा, सो फीमेल्स में वो बहुत ऊंची ऊंची हील पहनती है, तो जी। उनको कहाँ लोअर बैक में आपने देखा उनकी लॉर्डोसिस बढ़ जाती है। जब लॉर्डोसिस, क्योंकि अपराइट रखने के लिए लॉर्डोसिस बढ़ी तो ऊपर सर्वाइकल वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करनी चाहिए जिन लोगों का शौक है या मजबूरी है हाई हील पहनना, तो कुछ समय वो फ्लैट के साथ भी जरूर गुजारें दिन में। तो जिनको नीज़ पेन का दिक्कत होती है, जिसको नीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो लोग इंडियन टॉयलेट्स सीट यूज़ कर सकते हैं? इंडियन टॉयलेट सीट बहुत अच्छी है, आपको पेट के लिए भी अच्छी है, हिप के लिए भी अच्छी है इंडियन स्टाइल, और नी के लिए भी अच्छी है, जब तक प्रॉब्लम शुरू ना हो। अच्छा। अगर नी पेन शुरू हुआ तो आपको स्क्वैट करना और क्रॉस लेग सिटिंग अवॉइड करना। ओके। अगर नी पेन शुरू हो जाता तो वो चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, तब हमको वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना चाहिए।
और किसी को कैसे पता चलता है कि वो उसके नीज में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है? कोई भी नी पेन अर्थराइटिस नहीं होता। हम्म। अगर नी पेन इनिशियल स्टेज में होता है तो शायद हो सकता है कि कार्टिलेज थोड़ा सा घिसा हो, हम्म। और अगर उसको आप, जैसे मैंने कहा, नेचुरल हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, आइस पैक करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। जी। शुरू में अगर आप पेन किलर खा लेंगे 1-2 दिन और उसको रेस्ट नहीं देंगे तो आप उसको पेन को सप्रेस कर रहे हैं। तो आप रेस्ट करना जरूरी है, रेस्ट होगा तो अपने आप हीलिंग हो जाएगी। ओके। मैं आपको अर्थराइटिस की स्टेजेस नी पेन के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। ये 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 जैसे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कार्टिलेज क्या होता है, कोई भी बोन का जॉइंट में बोन के एंड का जो वो होता है वहाँ पे एक कार्टिलेज की लेयर होती है, बहुत छोटी सी लेयर, पतली सी होती है। उसकी थिकनेस अबाउट 2 मिलीमीटर रहती है। वो दोनों साइड पे रहती है, बोन को मिलने से रोकती है, तो वो पेन फ्री बनाने के लिए जरूरी। तो आप देखेंगे शुरू में रेड मार्क है हल्का सा, तो कार्टिलेज का कुछ पोर्शन लॉस हुआ, बोन तक नहीं पहुंचा। तो ये शायद अगर आप एक्सरे करेंगे उसमें कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल एक्सरे आएगा। तो वो पेन करेगा, स्वेलिंग होगा, उस वक्त आपने आइस पैक किया, रेस्ट किया, तो वो वहीं से अपने आप धीरे धीरे हील हो जाएगा 2-3 दिन बाद। दूसरी स्टेज में अगर आप देखें 2-3 ये रेड पॉइंट है, यानी कि कार्टिलेज 2-3 जगह और डैमेज हुआ है। अगर वो अर्ली स्टेज है, माइल्ड स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज, ये माइल्ड स्टेज, यहाँ पे एक्सरे पिक्चर मे और मे नॉट बी देयर, एक्सरे में कुछ आ भी सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता। तीसरी स्टेज जो है मॉडरेट स्टेज होती है, वहाँ पे कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज हुआ, बोन तक पहुँचने लगा, बोन एक्सपोज होगी, तो मॉडरेट स्टेज है, वो एक्सरे में गैप जो कहते हैं गैप कम हो रहा है, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इन 2 स्टेज में हो सकता है कि एक्सरे में जो कहते हैं गैप कम हो रहा है वो ना आए, लेकिन इस स्टेज में गैप आना शुरू हो जाएगा, मॉडरेट स्टेज में। ये दोनों चीज़ें रिवर्स होने की संभावना रहती, इसका रिवर्स होने का संभावना कम रहता है। ऐसे ही जब वो और स्टेज बढ़ती है, मल्टीपल लेवल पे वो गैप कम होने लगते हैं, मल्टीपल लेवल पे कार्टिलेज लॉस होगा, मल्टीपल लेवल पे गैप कम होगा, वो एडवांस स्टेज है। ये स्टेज वो है जब बोन पूरी तरह से दोनों आमने सामने की बोन एक्सपोज हो जाती है, जब पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता है। ये बहुत सीवियर स्टेज है, पेशेंट को इवन नाइट पेन, सोते सोते भी पेन होगा। इन 3 स्टेज में पेशेंट को एक्टिविटी से पेन होगा, चलने फिरने से पेन होगा, रेस्ट पेन नहीं, रेस्ट में रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस स्टेज में नाइट पेन, रेस्ट पेन भी इस स्टेज में होगा। हाँ सर, जैसे आजकल बारिश चल रही है, और तो ऐसा क्या कॉमन होता है कि बारिश में नी पेन ज़्यादा कॉमन होते हैं? बारिश के मौसम में सारे के सारे पेन बढ़ जाते हैं। कारण ये है कि जब बारिश होती है, बादल होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। जी। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है तो अंदर जो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन, साइनोवियम होता है, अंदर टिश्यू होता है, वो इन्फ्लेम कर जाता है, वो सूजन बढ़ जाती है। तो बारिश के मौसम में हमेशा सारे पेन, बारिश में, ठंड में, जैसे इवन बारिश ना हो, बादल भी हो, जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं। ओके। और जो लोग पेन किलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, हर एक कोई भी छोटा सा पेन होता है, हेडेक होता है, स्टमक एक होता है, बैक पेन होता है, नी पेन होता है, अगर वो बार बार पेन किलर ले रहे हैं तो वो कितना डेंजरस हो सकता है? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि शुरू में तो आप चीज़ को रेस्ट दीजिए, नेचुरली उसको हील करने की कोशिश कीजिए, और अगर 2-3 दिन बाद नहीं होता तो अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तब आप पेन किलर ले सकते हैं। कोशिश कीजिए माइल्ड पेन किलर से शुरुआत हो, और पेन किलर आपको लंबे से, अगर कोई आपको किसी डिजीज़ में पेन किलर आपको हफ्ता या 2 हफ्ते से ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसका कॉज रूल आउट कीजिए। ओके। सिंपल, अगर पेन किलर हफ्ते भर लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। और नी पेन जनरली कितने एज से स्टार्ट होती है एक इंसान में? नी पेन का कॉज अलग अलग एज में अलग अलग हो सकता है। अगर बच्चों में आप कंसीडर करेंगे, बच्चों में ये यूजुअली विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी से नी पेन होते हैं। छोटे बच्चों में जो है नी डिफॉर्मिटी हो जाएगी, उससे नी पेन होगा। जैसे कोविड के समय बहुत बच्चों के अंदर नी के अंदर डिफॉर्मिटी, आप शिवम सरप्राइज होंगे, पेरेंट्स ने आके मेरे पास कंप्लेंट की कि हमारा बच्चा चलना भूल गया। चलना भूल गया? अच्छा, अच्छा। पेरेंट्स के ये वर्ड्स थे, कम से मेरे को याद है 2-3 पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चा चलना। कोविड टाइम में स्पेशली जहाँ सिंगल चाइल्ड थे, छोटे घरों में, फ्लैट्स वगैरह में रहते थे, जी। हम तो फिर भी बड़े लोग बाहर कहीं ना कहीं चले जाते किसी चीज़ के, बच्चे तो कहीं नहीं जाते थे, वो घर थे। उनके बाद कोविड जब ख़त्म हो उसके बाद बहुत दिन तक स्कूल नहीं थे, ऑनलाइन क्लासें होती थी, बच्चे घरों में रहते, सन एक्सपोजर नहीं था, सूरज नहीं मिलता था,
तो विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी होगी, बोन में पेन होगा, बच्चा चलेगा नहीं, दर्द होगा। तो बच्चों के अंदर नी के अंदर डिफॉर्मिटी हो, तो बहुत सारे पेशेंट मैंने उसके बाद सर्जिकल करेक्शन किए। तो बच्चों के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो बच्चे मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, दूध और दूध की बनी चीज़, क्योंकि हम इंडियंस की डाइट में कैल्शियम का जो सोर्स है कैल्शियम और विटामिन डी। जी। दूसरा जो बहुत अनकॉमन कॉज है, किसी को कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी बच्चों में होती है, वो उसकी वजह से पेन हो सकते हैं। इन्फेक्शन बच्चों में बड़ा कॉमन इन्फेक्शन हो, तो कुछ इस तरह के कॉजेज हैं। यंग लोगों में सबसे कॉमन कॉज नी पेन का है ट्रोमेटिक और इन्फ्लेमेटरी में आता है यूरिक एसिड बढ़ जाए। यूरिक एसिड बड़ी कॉमन चीज़। जब मैं अपनी ऑर्थोपेडिक स्टडीज़ में था, एमएस कर रहा था, मैंने हार्डली शायद बहुत कम पेशेंट ऐसे देखे जिनके यूरिक एसिड बढ़े मिलते थे। आजकल तो मैं देखता हूँ छोटा बच्चा है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है। इन्फ्लेमेटरी में यूरिक एसिड के अलावा दूसरी रोमेटॉइड, जिसको गठिया बाय बोलते हैं, स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो जाता है, गठिया बाय बोलते हैं उसको, वो यंग एज में होते हैं। ट्रोमेटिक इंजरी, एक्सीडेंट, क्योंकि यंग एज में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है जी। तो उस तरह की प्रॉब्लम होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें आपने देखा कि पूरा स्पाइन जाम हो जाता है, वो यंग एज में मिलते हैं। एल्डरली लोगों में 40 प्लस या मिडिल एज में क्या है, वहाँ पे डिजनरेशन शुरू हो जाता है। ओके। किसी भी इंसान की जो बॉडी है 20 साल तक ग्रो करती है जी। 20 साल से लेके 30 साल तक एक स्टैटिक पीरियड रहता है, और 30 साल के बाद वो डिजनरेट होना शुरू करता है। वो टाइम ऐसा है कि जब आपको अपन मेंटेनेंस है उसको रोक तो नहीं सकते, स्लो कर सकते हैं। लेकिन वो भी 30 साल के बाद तो 30 से 50 तक तो आदमी इतना भागने में, काम करने में लगा रहता है, शायद उसको अपने शरीर का ध्यान नहीं आता। जब तक उसको शरीर याद नहीं दिलाता कि भैया मेरे को दर्द हो रहा है, तो कुछ ध्यान कर। और उसमें भी शायद 10% ही संभलते होंगे जो एक्सरसाइज करते होंगे या फूड पे ध्यान देते हो। एल्डरली लोगों में यही आर्थराइटिस, यही डिजेनरेटिव चेंज आर्थराइटिस का फॉर्म ले लेती है। ओके। जहाँ पे वो प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग है। तो आई थिंक सिंपल सोल्यूशन मेरे को आपकी बातों से ये लग रहा है कि सबको वॉकिंग करनी चाहिए वॉक और हेल्दी हैबिट्स, फूड हैबिट्स रखने चाहिए। स्लीप ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्लीप ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सोते हैं, जी। जैसे आप देखिए, जब आप सोते हैं, जैसे बच्चा है सोता है, जो बच्चा पैदा होता है तो 24 में 23 घंटे सोता है, तो उसकी बॉडी का आप देखिए बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। हाँ जी। तो जब आप सोते हैं, आप ये सोचिए कि आपके शरीर के अंदर जो चीज़ें, बॉडी की सफाई होती है, बॉडी की सफाई होती है, सब चीज़ें हीलिंग होती है, हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हीलिंग प्रोसेस में चले जाए। जी। तो सोना 7 घंटे बहुत जरूरी, 6 घंटे कभी कभी, लेकिन 7 से कभी 8 घंटे भी सो लीजिए हफ्ते में एक बार, वो अच्छा है। और जो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक सोते हैं, मतलब लेट स्लीप करते हैं और सुबह 10-10, 11 बजे उठते हैं, उनको कितना डैमेज हो रहा है? वो भी ठीक नहीं है। कुदरत ने जो चीज़ बनाई है कि रात और दिन इसलिए बनाया है जी। कि आप रात जैसे हो, आप सोने की तैयारी कीजिए, सो जाइएगा, अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए। बहुत सारे बेनिफिट आपको अर्ली मॉर्निंग उठने, जो आपको देर से उठने में नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग अभी सोने की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्लीपिंग पोस्चर क्या होना चाहिए जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को और बैक में जो भी हमारे बोन्स होती हैं उनको एकदम स्ट्रेट या अच्छा रखे? कोई भी कंफर्टेबल बेड जो बहुत लूज ना हो, हल्का सा तकिया और हल्की सी चादर जिसको आप ओढ़ कर सो सकें। कंफर्ट लेवल जो टेम्परेचर का, एसी का या हीटर का, वो अलग के लिए अलग अलग हो सकता है। बेड शुड बी कंफर्टेबल। ओके। हार्ड बेड हो, बहुत लूज बेड ना हो। ओके। जैसे आपने देखा, आप कहीं घूमने जाते हैं, सारे होटल्स, चाहे किसी लेवल का होटल हो, सबके बेड ऐसे होते हैं कि आपको आने के बाद कमर दर्द होना ही है। वो बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत लूज होते हैं उनके, बहुत लूज होते हैं, तो हार्ड बेड हो। ओके। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए मेरे को कि जब कोई किसी को भी नी प्रॉब्लम होती है या बैक पेन होता है तो फिजियोथेरेपी कितना हेल्प करती है उसमें? फिजियोथेरेपी, इनिशियल ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से ही। सबसे पहले तो रेस्ट, जी। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके डॉक्टर आपको कहे या फिजियोथेरेपिस्ट आपको कहे तो आप उसके पास फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी बेसिकली अंदर सबसे पहले स्वेलिंग कम करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा। दूसरा फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। पेन अगर 70% कम होगा तब आप एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप पेन रहते एक्सरसाइज कर, पेन बढ़ जाएगा। ओके। फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्थोपेडिक का। अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है लेकिन वो डर रहा है ये सर्जरी करवाने में क्योंकि मे बी उसके साइड इफ़ेक्ट्स या आफ्टर इफ़ेक्ट्स कुछ हो सकते हैं, तो उसको हम किसी भी लोगों को, किसी भी पेशेंट को
ऐसे काम डाउन कैसे करें कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ गुड फॉर यू? देखिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए अब लोग बाग बहुत ओपनली आ रहे हैं। जी। अब वो सब डरते हैं कि फलां का ऐसा हुआ, उसका बैठा, ऐसा नहीं है। अब नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट ऑलमोस्ट 97% सक्सेसफुल रिजल्ट है। ओके। तो 97% बहुत अच्छा आंकड़ा। 3% में कॉम्प्लिकेशन सभी जगह। आप सड़क पे चलते 2% लोगों को तो एक्सीडेंट ही होता है। जी। तो आप किसी को पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं? लेकिन नी रिप्लेसमेंट के बाद जो लाइफ है वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ है। हम्म। जैसे आपने डायलॉग सुना होगा ना, चलना ही जिंदगी है। हम्म। तो चलते रहोगे तो ज़िंदगी बनी रहेगी। आप ये सोचिए कि 60 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, या 50 60 के बाद, 60 के बाद नी पेन, बैक पेन इतना होता है, उसके बाद आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है। वही लाइफ है जब आपकी अर्निंग कम होती है, आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना। इसलिए अगर आपको लगता है पेन है, आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, जैसे मैंने बताया स्टेज 4, जी। तो आपको नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। लाइफ बहुत अच्छी है नी रिप्लेसमेंट के बाद। ओके। और किस कंडीशन में एक पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? अगर ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, उनको एक्टिविटी करने में दिक्कत है, अपने ही घर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत है, सोशल एक्टिविटी आपकी कम होती जा रही है, जी। आप फैमिली भी कहती है आपको दर्द होगा, आप चल नहीं पाओगे, आप रहने दीजिए। सोशली एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, आपको मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जी। तो उस वक्त आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया, उसको मत टालिए, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों नी में पेन हो। अगर दोनों नी में पेन हो, मेडिकल फिट है, तो दोनों नी एक साथ रिप्लेस हो सकते हैं। और एक नी में पेन है, एक में नहीं है, और पेन नी आर्थराइटिस, स्टेज 4 आर्थराइटिस है, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। ओके। और अगर कोई इस चीज़ को सालों तक अवॉइड कर रहा है तो उसके क्या हार्मफुल या डैमेज हो सकता है? नी आर्थराइटिस से, सीवियर पेन से कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं होता, पर इनडायरेक्ट, ओके। जैसे कि आप सोशली कट हो गए, हर एक स्टेप पे आपको पेन है, आप एक्टिविटी स्लो हुई, आपके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, जी। हार्ट की प्रॉब्लम, ये धीरे धीरे अपने को घर करने लगती है। शुगर हुई, डॉक्टर आपको कहेगा कि शुगर कंट्रोल करने के लिए आप वॉक करिए ताकि मेडिसिन का यूज़ कम हो। वॉक आप कर ही नहीं पा रहे। हार्ट वाला डॉक्टर कहेगा आप वॉक करिए, क्योंकि आपकी दवाइयाँ हार्ट को लिए बहुत, वॉक करना हार्ट के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आप वॉक ही नहीं कर पा रहे। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है अगर आप चल नहीं पा रहे। जैसे मैंने कहा ना, चलने का नाम ही ज़िंदगी। जी। अगर आप चलेंगे नहीं तो आप क्या ज़िंदगी। और मैं तो अपने मरीज को ये कहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट करना, इट्स ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी घुटने ठीक होगा तो आपकी बाकी बीमारियां नहीं होंगी। और मेडिसिन्स और एक्सरसाइज कितना अवॉइड कर सकते हैं सर्जरी को? ये बहुत, मैंने कहा ना कि 30 साल तक आप स्टैटिक रहते हैं, और 30 साल के बाद जो है डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। उसी वक्त अगर आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से शुरू कर दें, अब समझ जाएं, अपने को टाइम निकाल के 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज शुरू कर दें, जनरल एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज ऐसे स्विमिंग, जी। स्विमिंग इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है, शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ द बॉडी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। हाँ जी। स्विमर्स को हार्डली कभी आपने देखा होगा बैक पेन होता है, स्विमर्स को नी पेन नहीं होता। स्विमर्स आपने कभी बहुत मोटे नहीं देखे होंगे, हाँ, वो स्लिम स्लिम टिम रहते थिंग हैं। होता। स्विमर्स के कभी यहाँ पे एब्डोमेन फैट नहीं मिला होगा। राइट। तो स्विमिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, वॉक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, वॉक के साथ साथ योगा। और एक्सरसाइज में एक ही है कि आप एक ही एक्सरसाइज पर डे करने के बजाय उसको दिन बांध दीजिए कि इतने दिन में ये करूँगा, इतने दिन, ताकि धीरे धीरे सभी मसल्स इन्वॉल्व हो जाए। ओके। एक क्या परसेंटेज होगा लोगों का नी रिप्लेसमेंट में एज कम्पेयर टू द यंग वंस एंड एज कम्पेयर इफ यू आर कंपेयरिंग द यंग वंस विद द ओल्ड जनरेशन, तो वो क्या परसेंटेज है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट ज़्यादातर 50+ लोगों के हम लोग करते हैं, अनलेस 50 से पहले किसी को नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, किसी का या एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो जाए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी वजह से ख़राब हो जाए, या कभी कोई पहले इन्फेक्शन हुआ हो। तो मोस्टली अगर आप ये मान के चलिए 95% 50+ ही लोग होते हैं। अच्छा। 5% ही होंगे जिनको किसी कारण से करना पड़ जाए। मैंने अपनी लाइफ में शायद एक लेडी थी जिसकी शायद 43 ईयर्स एज थी, एक उसी को किया 40 ईयर्स की थी जो नी रिप्लेसमेंट, पर दोनों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई थी, जी। उसकी वजह से किया।
और ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसका जो प्रोसेस होता है और जो उसका हीलिंग प्रोसेस होता है वो कितना पेनफुल हो सकता है? डिपेंडिंग ऑन द मेंटल स्टेटस। ओके। कोई बहुत पेशेंट बहुत अच्छा पेन सहन कर लेता है, कोई पेशेंट को थोड़ा भी पेन सहन नहीं होता। पेशेंट को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को शुरू से बताना है आपको नी रिप्लेसिंग के बाद थोड़ा पेन होगा। ऐसा नहीं कि आपको पेन में छोड़ जाए, आपको पेन किलर भी दी जाएगी, पर आपको पेन भूल के एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि इनिशियल 1 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने शुरू में 1 महीना आपने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज नी रिप्लेसमेंट के बाद नहीं की तो वो रिजल्ट नहीं आते, फिर वो नी स्टिफ हो जाते। तो वो शुरू का 1 महीना इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर मरीज को बोलता हूँ नी रिप्लेसमेंट के बाद अगले दिन से चलाना शुरू कर देता हूँ, उनको सीढ़ियाँ तीसरे दिन से चढ़ाना शुरू कर देता हूँ, उनको डिस्चार्ज बोलता हूँ कि हर घंटे आपको 10 मिनट एक्सरसाइज करनी, बेड छोड़ के चलना, तब रिजल्ट मिलेंगे। अगेन वॉकिंग वाला सिनेरियो वापस आ रहा है। बिल्कुल, वॉकिंग करनी पड़ेगी। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में कौन कौन सी आजकल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं हमारे पास? नी रिप्लेसमेंट में पहले बहुत सारी चीज़ें आती है। सिंपल नी रिप्लेसमेंट होता, पहले लाइफ कम थी। अब आजकल जो नी इम्प्लांट आते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक चल जाते हैं। जैसे मैंने कहा 50 के बाद करते हैं तो 80 तक चले। ऐसा नहीं है कोई एक्सपायर हो जाते हो कि वो 30 साल के बाद एक्सपायर हो गया, वो काम ही नहीं, ऐसा नहीं। 80 साल के पहुंचने के बाद आदमी की ऐसी एक्टिविटी कम हो जाती है तो वो चलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और टेक्नोलॉजी बहुत सारी पहले है, अभी जो एआई भी आ गई है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी भी है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक लेटेस्ट है, पिछले 10 साल से आया है और आजकल तो बहुत कॉमनली पिछले 5 साल में बहुत कॉमनली ऑलमोस्ट सभी जगह रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट यूज़ हो रहा है। एडवांटेज हैं, प्रिसाइज कट होते हैं, इम्प्लांट अच्छी तरह फिट होता है, वेल फिटिंग इम्प्लांट होता है, सॉफ्ट टिश्यू में कम डिसेक्शन करना पड़ता है, रेंज अच्छी आ जाती है, पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, अर्ली मोबिलाइजेशन होता है, फिजियोथेरेपी की कम जरूरत पड़ती है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। ओके। और एक मिथ है, पेशेंट बोलता है कि रोबोट करेगा, रोबोट नहीं करता। ये ऑर्थोपेडिक्स में जो हिप और नी रिप्लेसमेंट 2 जगह रोबोट है, वहाँ पे जो इट असिस्ट, रोबोट जो है असिस्ट टू द सर्जन, सर्जन को असिस्ट करता है। मेन तो सर्जन है करने वाला, पर रोबोट उसको असिस्ट करता है। तो ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वाकई बहुत बेटर चीज़ है। बेटर एडवांसमेंट है, बेटर है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। क्या आपने किसी पेशेंट को इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है सर्जरी के बाद में? ज़्यादातर पेशेंट्स को। ज़्यादातर। आप एक चीज़ सोचिए, कोई पेशेंट पिछले 5 साल या 10 साल या 2 साल जो भी है, वो चल नहीं पा रहा, सोशली एक्टिव नहीं जा पा रहा, कहीं कुछ नहीं कर रहा, खुद ही वो अवॉइड करता है और अचानक वो अगले दिन से चलना शुरू हो। वो पेशेंट जो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डरा हुआ था, क्या होगा, क्या सोचते हैं, मैं चल पाऊँगा, मैं कुछ कर पाऊँगा, और वही पेशेंट जब ऑपरेशन के बाद अगले दिन से खड़ा होकर अपने पैरों से चलने लगता है, तो आप सोचिए कितना उसका, हर एक पेशेंट का इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो पेशेंट बाद में आते हैं आपके पास आते हैं पेशेंट कि को बहुत एटलीस्ट खुश हैं वो लोग? हाँ आते हैं। देखो मैंने कहा 97% उसमें अच्छे रिजल्ट हैं। फिर भी जो लिटरेचर हमारा ऑर्थोपेडिक लिटरेचर वो कहता है कि 20% पेशेंट्स आर अनहैप्पी पेशेंट ड्यू टू द वेरियस रीजन। जी। तो उसके बाद भी आप सोचिए 80% पेशेंट दे आर हैप्पी। राइट। अच्छा सर आप एक चीज़ बताइए कि छोटे बच्चों के अंदर जो स्कूल जाते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा कॉमन क्यों होता है बैक पेन? आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं है? नहीं। आस पड़ोस में कोई देखा आस होगा? पड़ोस में है, हाँ जी। उसके जो स्कूल जाता है, सपोज 4th and 5th का बच्चा, जी। क्या आपने स्कूल का जो बैग है, हाँ जी, उसका वेट देखा? वो बहुत भारी होता है, नीचे लटका रहता है, वो लोग बहुत मुश्किल से उसको कैरी कर पाते हैं। कितने लोग ये जानते हैं, स्कूल वाले भी, पेरेंट्स भी, कि स्कूल बैग का वेट कितना होना चाहिए? कुछ आइडिया है? नहीं, ये तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है। स्कूल बैग जो बच्चों का होता है वो उसका स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, और स्कूल बैग का वेट जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट। ओह। जो बच्चे का बॉडी वेट है उससे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो स्कूल बैग है वो ऐसा हो जिसके अंदर 2 स्ट्रिप ऐसे हों, वो टाइट बांधे, एक बैक की स्ट्रिप हो जो उसको टाइट बांधे, और स्कूल बैग में जो नीचे की तरफ वो उसके बटक लाइन से नीचे ना जाता, बहुत ढीला होकर ऐसे पीछे ना पहुंचे। और स्कूल बैग का जो होता है, पेरेंट्स को ध्यान रखना, बड़ी बुक्स बिल्कुल जो कमर के पास हो,
छोटी बुक्स पीछे की तरफ जाए, ओके। ऐसा हो। तो अगर ये टाइट स्ट्रैप होगा, ये टाइट स्ट्रैप होगा, तो ये पेन नहीं होगा। स्कूल बैग की वजह से बच्चों के कंधों में दर्द हो सकता है, बच्चों के नेक में पेन हो सकता है, बच्चों की लोअर बैक में पेन हो सकता है, बच्चों को नी पेन हो सकता है। ये देखिए, अच्छा। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि बच्चों का, WHO के नॉर्म्स हैं कि बच्चों का जो स्कूल बैग का वेट है, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द चाइल्ड बॉडी वेट। लेकिन ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मैंने सब जगह, ना स्कूल वाले इस चीज़ पे ध्यान देते। जी। पेरेंट्स को, स्कूल के वालों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। क्या दोनों नीज एक साथ रिप्लेस हो सकती हैं? यस, दोनों नीज, अगर पेशेंट मेडिकली फिट है और दोनों नीज में ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इट इज़ बेटर कि दोनों नी रिप्लेस कर लिए जाए। ओके। उसका रीज़न ये है कि अगर आपकी दोनों नी खराब हैं और आपने एक नी रिप्लेस कर लिया, दूसरा नी वो टेढ़ा है, एक नी सीधा हो गया, तो आप पूरा पूरा वेट जो उधर नई नी पे डालोगे और उसको जल्दी खराब करोगे। ओके। दूसरा, इतना ही समय एक नी के लिए चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उतना ही समय दो के लिए, उतना ही खर्चा एक में होता है। दवाइयाँ भी उतनी है, फिजियोथेरेपी भी उतनी है, मेहनत भी उतनी है। सिर्फ आपको ये समझिए, जो इम्प्लांट का खर्चा है, सर्जरी का खर्चा है, वो ही एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर पेशेंट मेडिकली फिट है। अगर मेडिकली फिट नहीं है, जैसे कुछ कार्डियक इश्यू है, किडनी का इश्यू है, पेशेंट बहुत वीक है, तो अब एक एक करके कर लीजिए। ओके। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, तो क्या उसके लिए सेफ़ है? डायबिटीज़ तो आजकल हर तीसरे आदमी, इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, हाँ, राइट। सो डायबिटिक एंड इट इज़ गोइंग टू बी आर्थराइटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो डायबिटीज़ तो हर, आप देखिए, बहुत कॉमन है। जी, जी, जी। डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ कोई इशू नहीं है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के बाद ऑपरेशन करना। हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ इशू है, अगर हार्ट बहुत पुअरली फंक्शन कर रहा है, तो आप, अगर कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि अनफिट फॉर सर्जरी, तो अब आप हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगाना। ओके, तब सेफ़ नहीं है वो। हाँ, किडनी वगैरह में ऐसी दिक्कत नहीं है, ब्रेन वगैरह में भी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पर हार्ट के लिए डेफिनेटली, हार्ट अगर पुअरली फंक्शन है और बहुत कार्डियोलॉजिस्ट ने मना किया, तो नहीं करना चाहिए। ओके। और ये नी रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? ये आम पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। ये नी जॉइंट है, ये तो इसके अंदर इम्प्लांट लगा हुआ है, ये इम्प्लांट है। तो नी जॉइंट में क्या करता है, जैसे मैंने कहा था कि कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जो है डैमेज हो जाता है, तो हम उस कार्टिलेज को इस इम्प्लांट के साथ रिप्लेस करते हैं। ये फीमर बोन जो थाई बोन है, ये लेग बोन जो इसको टिबिया बोलते हैं, तो हमने उसको फीमर बोन को ऊपर ऐसे, आप देखिए, इस शेप में इसको कर लिया, और टिबिया को ऐसी प्लेट होती है उस पर कर लिया। बीच में मूवमेंट के लिए ये जो आप प्लास्टिक का आप देख रहे हैं, प्लास्टिक का बीच में रहता है, इसको बीच में, तो ऑलमोस्ट 3 इम्प्लांट होते हैं। एक फीमर में लगता है ऊपर थाई बोन के अंदर, एक टिबिया के अंदर लगता है, एक प्लास्टिक इंसर्ट होता है वो लगता है, और उसको स्टेबलाइज हम दोनों तरफ लिगामेंट से एंड दोनों साइड में करते हैं और आगे पीछे करते हैं। तो ये नी रिप्लेसमेंट में करता है, और ऑन टेबल ही हमको पता चल जाता है ये कितना स्टेबल है। इन इम्प्लांट्स को जब हम फिक्स करते हैं, तो स्पेशल एक सीमेंट आता है जिसको बोन सीमेंट बोलते हैं, उसके साथ फिक्स करते हैं। जो सीमेंट उसमें पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसके 2 कंपोनेंट मिलाते हैं और उससे इस इम्प्लांट को फिक्स कर लेते हैं। वो 8 से 10 मिनट में हार्ड हो जाता है। तो इम्प्लांट जो है 8 से 10 मिनट में बिल्कुल फिक्स हो जाता है। पेशेंट इस वाली सर्जरी से पहले किस बातों को लेकर डिस्कस करते हैं, किस बातों से लेके उनको डर लगता है? पेशेंट का सबसे पहला सवाल होता है कि क्या मैं ऑपरेशन के बाद चल पाऊंगा, जी। क्योंकि उसको डराया होता है कि ऑपरेशन के बाद भी आप नहीं चलोगे, बिस्तर पकड़ लोगे। सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या डॉक्टर साहब मैं इस ऑपरेशन के बाद चल पाऊंगा, ऐसा ना कि मैं बिस्तर ही पकड़ लूँ। दूसरा सवाल होता है उसका, मेरे को कितना समय लगेगा चलने के लिए, कितना मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ता। तो उसको कहा था बेड रेस्ट का तो भूल जाइए, आपको अगले दिन से ही चलना है, अगले दिन से मेहनत करना। फिर कुछ सवाल उनके होते हैं फाइनेंशियल इशू, कि कितना पैसा लगेगा। अगर आप फाइनेंशियल इशू की देखो, मैंने कहा ना, इट्स ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जितना पैसा उससे लगे, उससे कई गुना पैसा आप भविष्य में होने वाली बीमारियों से
वो आप बचा सकते हैं। जी। सर्जरी हो गई, लोगों को आपने जैसे 1 महीने की बात करी थी कि 1 महीना तो चाहिए ही रेस्ट के लिए या नहीं, रेस्ट नहीं, हुँ, 1 महीना आपको एक्सरसाइज करनी, फिजियोथेरेपी, रेस्ट कुछ नहीं, अच्छा 1 महीना फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज़ करनी है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करनी। बट वो क्या टाइम पीरियड है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकता है पेशेंट? बैक टू नॉर्मल आता है ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ लग जाते हैं, ओके। किसी को 3 मंथ, किसी को, जो लोग स्पेशली फीमेल्स, हुँ, जो लोग सर्जरी को टालते हैं, लंबे समय तक टालते हैं। जैसे हमने कहा कि अब चीज़ें लोग बाग आने लगे, तो हमारे पास बैकलॉग बहुत है। जी, मेरे ख्याल से इंडिया में, अकेले इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख लोग हर साल नी रिप्लेसमेंट कराते हैं। उनको देख देख के और लोग आ रहे हैं, अकेले इंडिया में और लोग जो उनको देख रहे रिजल्ट अच्छे, तो बैकलॉग बहुत है। हुँ, और ये अगले 5-10 साल में ये ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना होने वाला, हुँ, वो 3-4 गुना होने वाला है। तो ये सब चीज़ें अब क्योंकि देख रहे हैं अच्छे रिजल्ट हैं, तो और लोग कराने के लिए आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो पुराने हैं उनको 6 महीने तक लग जाते हैं, अदरवाइज 3 महीने। ओके। अगर कोई 20 से 30 साल के बीच में किसी की एज है और उसको कोई नी पेन हो रहा हो और अगर वो ट्रैकिंग या हाइकिंग में भी इंडल्ज है या उनको घूमने फिरने का शौक है, क्या वो एक अच्छा हैबिट है ट्रैकिंग और हाइकिंग अगर किसी को नी पेन है तो? अगर किसी को नी पेन है और ट्रैकिंग हैकिंग करना चाहता है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने नी का एक्सरे एमआरआई करा के देख ले। ओके, बेस्ट है एमआरआई, क्योंकि एक्सरे में सिर्फ आप गैप देख सकते हैं, अर्ली स्टेज में जैसे मैंने बताया हो सकता है कुछ ना है। जी, एमआरआई जो है अंदर के जो कुशन है, जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, अंदर कार्टिलेज है, एमआरआई पूरी तरह बता देता है। ओके, तो अगर आप एमआरआई कर लो, क्योंकि ट्रैकिंग करने में और स्पोर्ट्स एक्टिव, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिव में आपके लिगामेंट पे जोर पड़ता है। ओके, लिगामेंट में स्वेलिंग है तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करेगी। तो एमआरआई इज़ द बेस्ट आंसर। एमआरआई कीजिएगा, हुँ, हुँ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, रेस्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिजियोथेरेपी का है, देन गो अहेड। ओके। एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में डिफरेंस क्या है? और एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जैसे ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से रोबोट इंडिया में आया, और पिछले 4-5 साल से बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। रोबोट करता क्या है? रोबोट सर्जन को असिस्ट करता है। जी। हम लोग सिर्फ ऑपरेशन करके नी को एक्सपोज कर देते हैं, हुँ, हुँ, और पहले जब पेशेंट आया हमने उसको सीटी स्कैन का, सीटी स्कैन हिप नी एंकल, पूरा हुँ, हिप नी एंकल तक एक सीटी स्कैन करते हैं। एक लिम्ब का करना तो एक तरफ का, दो का करना दोनों तरफ का, उसको एक सीडी पर ले लिया। और रोबोटिक जितने भी होते हैं उनका सॉफ्टवेयर होता है, हुँ, तो वो लैपटॉप पे हम सॉफ्टवेयर पे वो फाइंडिंग सीटी स्कैन की कर देते हैं। तो रोबोट हमको बताता है कि इतना कट इसका बोन का आना है, इतना सामने से आना है, इतना नीचे से आना है, इतना पीछे से आना है, इतना ऊपर वाली बोन में, इतना नीचे वाली बोन में। ओके, और प्रोबेबली इस साइज़ का इम्प्लांट, जैसे मैंने कहा कि 3 इम्प्लांट होते हैं, जी, प्रोबेबली ये तीनों इम्प्लांट इस साइज़ के लगने हैं। तो ओके, रोबोट उस चीज़ में बताता है। लेकिन अगर कुछ चेंज करना है, ऐसा नहीं कि वो फाइनल है। हुँ, जब हम आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त हम ट्रायल इम्प्लांट लगा के देखते हैं। हमारे पास हर सेट का ट्रायल इम्प्लांट होता है, हुँ, ट्रायल इम्प्लांट लगा के देखते हैं। हुँ, अगर कोई एडजस्ट करना है, तो रोबोट वो चीज़ नहीं बता, वो हमें ही करनी पड़ती है। जी, फाइनल से सर्जन का होता है, हुँ, रोबोट ने बता दिया कोई चीज़। हाँ, डेफ़िनिटली रोबोट से 1-1 मिलीमीटर का फ़र्क पड़ता है, 1 डिग्री रोटेशन का फ़र्क पड़ता है, जो मैनुअली हम नहीं कर पाते। रोबोट में इंसिजन छोटा होता है, रोबोट में सर्जरी में जो हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करते हुँ, हैं, हुँ, ब्लीडिंग करते हैं, वो कम होता है। ओके, तो इसलिए रोबोट करने के बाद पेशेंट शाम को खड़े हो सकता है, अगले दिन घर जा सकता है। हुँ, आजकल तो ऐसे सेंटर शुरू हो गए हैं, रोबोटिक, अगर आपने सिंगल नी या डबल नी किया तो सुबह आप करो, शाम को घर भेज दो। ओके, डे केयर सर्जरी में हो गया अब तो नी रिप्लेसमेंट हुँ, रोबोट की हेल्प से। जी, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके। जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, वो लेस पेनफुल होती है? हाँ, लेस पेनफुल होती है, क्योंकि हमने सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन उसमें कम किया है। ओके, लेस पेनफुल, लेस ब्लीडिंग, हुँ, हुँ, फास्ट रिकवरी, ओह! फास्ट रिकवरी फास्ट भी है। रिकवरी। तो अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को, तो उसमें जो रिकवरी प्रोसेस है, वो कितना फास्ट हो रहा है? जैसे मैंने कहा, आपने सुबह ऑपरेट किया और शाम को पेशेंट चलने लगा, इतना फास्ट है वो? इतना फास्ट है। वॉव!
मैंने तो ऐसा देखा, एक बार जहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए यूएस में गया था, जी। उन्होंने पूरा उसका वीडियो बनाया हम्म। कि टाइम दिखाया कि सुबह पेशेंट इस टाइम एडमिट हुआ, इस तरफ उन्होंने उसका सर्जरी, इस टाइम सर्जरी किया, 2 घंटे बाद फिजियोथेरेपी वाले उन्होंने उसको उठाया, चलाया, एक्सरसाइज कराया, उन्होंने टाइम दिखाया था, सुबह 8 बजे एडमिट हुआ और शाम को 5 बजे वीडियो दिखा रहे, चलता हुआ अपने आप गाड़ी में बैठ के जा रहा। वाह। पर वहाँ पे यूजुअली हमारे पास एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा है, हम तो यूजुअली सब दोनों नी एक साथ करते हैं अगर ज़रूरत है। बायलेटरल बहुत ज़्यादा कॉमन है, यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट है, पर यूएस वगैरह में यूनिलैटरल ज़्यादा करते हैं। ओके। उसका रीज़न शायद मेरे ख्याल से क्योंकि वहाँ तो पूरा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की वजह से, जी जी जी। तो वहाँ वहाँ पे यूनिलैटरल। बायलेटरल में जो है आप एटलीस्ट एक दिन तो आपको रोकना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया में सिर्फ आने वाले टाइम पे सिर्फ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही होगी? नहीं, ऐसा कहना तो बड़ा मुश्किल है, शायद कुछ और अच्छा एडवांसमेंट आए, यू ओके। नेवर नो। जी। पहले हम लोगों ने जब हम लोग ट्रेनिंग करे तो ये कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ। हाँ, नी रिप्लेसमेंट बहुत कम सेंटर पे होता था, बहुत कम सेंटर में होता। मैंने तो अपनी एमएस करने के पता नहीं कई साल बाद देखा होगा नी रिप्लेसमेंट, एमएस करने के बाद। उसके बाद रोबोट का तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। जी। उसके बाद वहाँ पे कुछ वो कुछ और नेविगेशन टेक्निक आया और पेशेंट स्पेसिफिक नहीं आती, आप सीटी स्कैन करते थे, वो कंपनी भेजते थे, उसका इम्प्लांट बना के वो वहाँ से आते थे, वो सब चीज़ें बंद होगी। उसके बाद एक एआई आया, एआई जी में भी जी। एआई भी यूज़ होता है, फिर रोबोटिक आया, तो मे बी आफ्टर 5 years समथिंग न्यू विल कम। जी। एडवांसमेंट तो होते ही। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। क्या ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हर एक पेशेंट के लिए सूटेबल है? पेशेंट जहाँ आप इसको नहीं कर सकते, वो कुछ कंडीशन, अगर आपको रिवीजन सर्जरी करनी है वहाँ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अंदर डिफॉर्मिटी बहुत वो वहाँ नहीं कर सकते। ओके। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट उनको आप कर सकते हैं। और ये जो रोबोट है वो एक नी का मेजरमेंट एग्जैक्टली लेता कैसे है? मैंने बताया सीटी स्कैन, जी। हम उसका प्री ऑपरेटिव सीटी स्कैन करते हैं फ्रॉम हिप टू एंकल जॉइंट, क्योंकि इसको हम अलाइन करना पड़ता है, जो एक्सिस है, मैकेनिकल एक्सिस उसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ हिप टू सेंटर ऑफ नी एंड सेंटर ऑफ एंकल, ये तीनों एक लाइन में आना चाहिए। ओके। तो एक पेशेंट के मन में जो वो रहता है कि हमारी डिफॉर्मिटी करेक्ट होगी, वो तो करेक्ट करनी पड़ती है। ये भी एक पेशेंट के कि मेरा जो टेढ़ापन है वो ठीक हो पाएगा, तो वो भी एक वो है कि वो हमें करेक्ट करना होता है। ओके। वो रोबोट से बहुत आसानी से करेक्ट हो जाता है विदाउट रिलीजिंग सो मच सॉफ्ट टिश्यू। तो एक डॉक्टर की स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें या एक रोबोट का टेक्नोलॉजी? फाइनल से तो सर्जन का होता है, जी। रोबोट तो जैसे मैंने कहा असिस्ट करने के लिए, पर फाइनल जो से है, फाइनल जो आंसर है वो सर्जन का। ओके। जो भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको भी ऑर्थोपेडिक बनना है और जो हेल्थ केयर सर्विस में आना चाहते हैं उनके लिए कोई आपका टिप होगा? देखिए, ऑर्थोपेडिक्स में ये चीज़ कही जाती है कि सबसे पहले आपको बेसिक से शुरू करना है। बेसिक मतलब जो फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर आप बेसिक नॉलेज लीजिए, फ्रैक्चर्स के बारे में कीजिए। ये जो चीज़ें नी रिप्लेसमेंट करना, आर्थ्रोस्कोपिक लिगामेंट रिपेयर करना और हिप रिप्लेसमेंट करना और या पेल्विक सर्जरी है और जो भी ये स्पेशलाइज्ड सर्जरी, सुपर स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, ये आप धीरे धीरे स्किल डेवलप कर लेंगे। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना लोग बागों को असिस्ट करेंगे, जितना सर्जन को देखेंगे, जी। वो सब धीरे धीरे असिस्ट कर लेंगे। पर अगर आप सोचें कि मैं शुरू से ही मैं सिर्फ ये काम करूँगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन द पॉडकास्ट। थैंक यू, और थैंक आई यू। होप आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी सर के थ्रू। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट टू यू ऑल। थैंक यू।